हेलो गाइस। हेलो। आवाज़ आ रही बराबर? हाँ तो गाइस, आज के इस वीडियो में आज से हम बेसिकली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ फॉलो करने वाले हैं। तो मुझे अपना भाई समझिए यार। मैं भी आप सभी लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ, बट लेकिन मैं ये सब चीज़ अच्छे से पढ़ चुका हूँ, इसलिए यार मैंने सोचा यार ज्ञान को कुछ स्प्रेड ही किया जाए इधर उधर। तो इसलिए यूट्यूब पर मैंने एक चैनल सोचा, मतलब पहले मैं इस चैनल पर कुछ अलग वीडियो एनिमेशन की डालता था अभी, बट मैंने वो सभी वीडियो डिलीट करके कुछ पढ़ाई रिलेटेड जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो चुका है, ये सब चीज़ें मुझे आती हैं, तो ये चीज़ें मैं डालने स्टार्ट कर चुका हूँ। इस बार मैंने नीट का पेपर दिया था, उसमें लगभग 498 मार्क्स बन रहे हैं। वो फिजिक्स यार लेंदी देख कर ना यार मैं डर गया था, तो इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन सही से नहीं कर पाया। आधे घंटे तो यार फिजिक्स के क्वेश्चन देखने में ही लग गए थे। तो अरे, इसका मतलब डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर। तो हर एक चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जाके उसके हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू मैं इसी फॉर्मेट में लेके आऊँगा पीडीएफ की तरह, उसमें हम लोग पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहना, या अपनी एक कॉपी ले लेना, उसमें मैच करते रहना कितने आंसर सही होते हैं। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को किस तरह से पढ़ना है अभी मैं बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो टिश्यू वाला पार्ट पढ़ना है, टिश्यू वाला पार्ट। दूसरा फ्रॉग पढ़ना है। देन फिर कॉकरोच पढ़ना है, कॉकरोच। गाइस, आप लोग सपोर्ट तो करोगे ना? तो चलिए आगे चलते हैं। अभी उनका जूम कर लेता हूँ ना, जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन प्रीसीडिंग चैप्टर you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular, of the animal kingdom. In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by single cell. मतलब जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें सिंगल सेल से ही सारे फंक्शन परफॉर्म हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इन ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये एक ही सेल में डाइजेशन भी कर लेते हैं, उसी सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी हो जाता है, रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें बताई हुई हैं। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी, जिनकी मतलब कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, सेम बेसिक फंक्शन आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो टिश्यू बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे सेल्स का मिलकर बना होता है। सेल्स एक बहुत सारी सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक काम करती हैं, तो टिश्यू फॉर्म करती हैं। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, हाइड्रा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? सीलेंट्रेटा से। इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब ये भी बहुत तरह की सेल्स से मिलकर बनता है, यानी कि कैसा है, मल्टी सेलुलर है। एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड, मतलब थाउजेंड हो सकती है। अब जैसे हाइड्रा में बता रखा है कि थाउजेंड हो सकती है, इसी प्रकार अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें, कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी कितने सेल्स की मिलकर बनी होती है? बिलियंस ऑफ सेल्स की मिलकर बनी होती है। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, तो हम लोग सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर, ये जो सेल्स होती है हमारे शरीर में कैसे साथ में वर्क करती हैं? तो ये कैसे वर्क करती है, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू बहुत सारे मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन मैनर में ये लोग काम करते हैं हमारे शरीर में। इन मल्टी सेलुलर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, इन अ मल्टी सेलुलर, अब ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। तो सिमिलर सेल्स कैसी होनी चाहिए? सिमिलर सेल होनी चाहिए, मतलब सेम तरह की, जैसे सारी राउंड ही होनी चाहिए या सारी हेक्सागोनल होनी चाहिए, ऐसे मतलब सिमिलर टाइप की सेल्स होनी चाहिए। अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब सेल्स के बीच में जो ऐसे ऐसे यहाँ पर सब्सटेंस भरा होता है, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे जो सबस्टांस भरा होता है, ये जैसे सेल हैं तो इनके बीच में ऐसे जो मटेरियल भरा होता है उन्हें बोलते हैं इंटर सेलुलर सबस्टांस। इंटर इंटर का मतलब होता है बिटवीन द सेल्स, मतलब इंटर सेलुलर, सेलुलर सेल आ रहा है ना, वो इंटर का मतलब बिटवीन, सेल्स के बीच। वो इंट्रा सेलुलर, इंट्रा का मतलब सेल्स के अंदर ही, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर ही होता है। इंट्रा और इंटर में कंफ्यूजन कभी भी मत रखना, एकदम क्लियर रखना। पेपर में यही छोटी छोटी मिस्टेक 4 नंबर उड़ा देती हैं। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissues. These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. तो बेसिकली हमारे शरीर में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो अगर हम बात करें हर एक ऑर्गन जो भी है वो लगभग सभी टिश्यू उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये हो सकता है कि कोई टिश्यू उसमें ज़्यादा हो, कोई टिश्यू उसमें कम हो। अब जैसे स्टमक में बात करें तो स्टमक में 25-25% मतलब सभी का आधा 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 होता है। जैसे मस्कुलर टिश्यू 25%, एपिथेलियल टिश्यू 25%, कनेक्टिव टिश्यू 25%, न्यूरल टिश्यू 25%। अगर वही हम बात करें अगर हार्ट की, तो हार्ट में सबसे ज़्यादा मस्कुलर टिश्यू होता है, बाकी सबके मुकाबले 2 गुना लगभग ज़्यादा होता है। When 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system. एग्जाम्पल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिजिकल इंटरेक्शन में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया एंड इंटेस्टाइन हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं अब फिजिकली अटैच्ड हैं। अगर हम केमिकल इंटरेक्शन की बात करें, जैसे हमारे हार्मोन्स हो गए, जैसे अगर हाइपोथैलेमस से मान लो कोई हार्मोन निकला, जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला, तो ये जाके क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तुम LH एंड FSH का सिक्रीशन करो। तो LH एंड FSH जाके किस पे, टेस्टिस एंड ओरी पर काम करते हैं, जिससे टेस्टिस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कराओ, ओरी को बोलते हैं oogenesis कराओ। तो इस तरह से एक केमिकली इंटरेक्शन हो रहा है एक दूसरे ऑर्गन के बीच, तो वो केमिकल इंटरेक्शन हो गया। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप, मतलब आपस में अलग अलग होकर वर्क इन अ दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सबका अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर होता है एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल, जो कि हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सॉरी यार, जुकाम हो रखा ना यार, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही है आज। फ़िलहाल कल तक सही हो जाएगा यार, कल से और अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज़। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इस तरह से क्वेश्चन बन के आएंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है सेल्स का वो वेरी करता है या नहीं, कि मतलब वो क्या करना चाहती है उसके हिसाब से। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर the tissues are different are broadly classified into 4 types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, neural tissue। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, एपिथेलियल टिश्यू इसका मेन काम होता है या तो डिफ्यूज़न करवाएगा या तो फिर ये करवाएगा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करने के काम आएगा। जो आप लोग नेफ्रॉन अगर पढ़े होगे तो नेफ्रॉन में जो बोमेंस कैप्सूल होता है उसमें सिंपल एपिथेलियम ही पाई जाती है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, जो फिल्ट्रेशन स्लिट बनाती है वहाँ पर, क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू जो होती है, अगर हम सिंपल एपिथेलियम होती है, कंपाउंड नहीं, सिंपल एपिथेलियम की बात करें, सिंपल एपिथेलियम में कौन, स्क्वामस एपिथेलियम। चलो आगे पढ़ते हैं तो फिर आगे बताऊँगा। और वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस, इसके पास एक फ्री सरफेस होता है, which faces either body fluid or outside environment and thus provides a covering or lining of some part of the body,
क्योंकि कवरिंग या लाइनिंग प्रोवाइड करता है। अगर हम देखें कैसे, तो जैसे हमारी ये बॉडी है, रुको 1 मिनट, इसको मिटाता हूँ पहले। अगर मैं बात करूँ, जैसे ये हमारी बॉडी है, ये प्यारा सा मुँह हो गया, ये गर्दन हो गई, और ये हमारी बॉडी हो गई सपोज, और ये इसके हाथ हो गए इधर। अब देखो, ये जो हमारी बॉडी है, यहाँ पर स्टोमक वगैरह, फेफड़े वगैरह सब जो भी होंगे ना सब, तो ये यहाँ से अब देखो, ये जो खाली जगह है बीच की, ये अंदर की साइड भी ये जो बाउंड्री बनी है, ये भी किसी प्रकार की टिश्यूज़ की बनी होगी ना। और ये कैसी है, मतलब सेल्स की बनी होगी ना। तो ये कैसी है, ये फ्री सरफेस है अंदर साइड, और ये फ्री सरफेस है बाहर साइड। तो फ्री सरफेस पर क्या पाई जाएगी, एपिथेलियल टिश्यू ही पाई जाएगी। तो अगर बात करें बाहर स्किन की तरफ, तो कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है। अगर अंदर की तरफ बात करें, तो इसमें सिंपल एपिथेलियम पाई जाती है। घबराना मत, आगे चल के धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। वैसे तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार रीडिंग ज़रूर इसकी ले सकते हैं, बट आपको, मुझे पता है, समझ में उतना ज़्यादा नहीं आएगा। आप इसे किसी, मतलब किसी लॉन्ग वीडियो से पढ़िए पहले, जो कोई बोर्ड में पढ़ाता है ना बढ़िया से, उससे पढ़िए। बाकी बाद में अगर आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है जल्दी में, तो इस तरह में आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ था, वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, प्लूरल में एपिथेलियल बोलते हैं। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग सम पार्ट ऑफ द बॉडी। या तो ये कवरिंग प्रोवाइड करेगा, या लाइनिंग, लाइनिंग बोलते हैं इनर साइड में जो होती है, कवरिंग जो ऊपर से कवर करता है। These cells are compactly packed with little intercellular matrix. There are two types of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium is composed of single layer of cells and function as lining for body cavities. इसका मेन फंक्शन क्या होता है, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, जो सिंपल एपिथेलियम होती है। और क्या क्या लाइन करता है, जैसे डक्ट हो गई, डक्ट की इनर लाइनिंग, ट्यूब्स हो गई। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more layers and has protective function as it does in our skin। जैसे कि हमारे स्किन में है, वो कौन सी एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। These are squamous epithelium, cuboidal and columnar epithelium। अगर हम बात करें इनके डायग्राम की, तो एनसीईआरटी का डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट के लिए। तो इन डायग्रामों को अच्छे से देखा जाए, जैसे ये देखो, वैसे भी दिखने में दिख रही, मतलब फ्लैट सेल्स दिख रही ना, फ्लैट एंड सेल्स। तो ये जो फ्लैट एंड सेल्स हैं, ये हमारी स्क्वामस एपिथेलियम को ही बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम। और ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, क्यूब लाइक सेल्स, इन्हें क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। सिंपल एपिथेलियम का ही पार्ट है फ्लैटेंड सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स एंड एक कॉलमनार सेल्स, ये सभी सिंपल एपिथेलियम का पार्ट है। और ये भी कॉलमनार सेल्स ही हैं, बस इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अभी। ये यहाँ पर देखो लेबलिंग कर रखी है सिंपल एपिथेलियम की, स्क्वामस हो गई, क्यूबॉइडल हो गई, कॉलमनार हो गई, कॉलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया। अभी थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ अभी सही है। तो द स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है, स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर होती है, थिन यानी पतली लेयर होती है, ऑफ फ्लैटेंड सेल, फ्लैट सेल्स होती है, चपटी सेल्स होती हैं, विद इरेगुलर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ऐसे नहीं होती, ऐसे करके बाउंड्रीज नहीं होती। इरेगुलर का मतलब कुछ ऐसे तरह से होती है, मतलब ऊपर के सरफेस ऐसे बराबर नहीं है, इरेगुलरली अरेंज्ड है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये कहाँ पाई जाती हैं, एक तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पाई जाती हैं, दूसरा एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है वहाँ पर पाई जाती हैं। एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। एक तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती हैं,
दूसरा ये फिल्ट्रेशन का भी काम करती है, जो कि एनसीईआरटी में यहाँ पर दे नहीं रखा। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी सिंगल लेयर की होती है, यानी कि सिंपल एपिथेलियम है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ducts of glands and tubular parts of nephron in kidneys and its main function और secretion। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, या तो सिक्रीशन करेगा या अब्जॉर्प्शन करेगा। द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन में जो पाई जाती है ना पीसीटी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन इन द किडनी। इसके पास क्या होती है, माइक्रोविलाई होती है। जो पीसीटी में क्यूब लाइक सेल्स होती हैं उनमें माइक्रोविलाई होती है। माइक्रोविलाई क्या करती हैं, माइक्रोविलाई कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, जैसे क्यूब लाइक सेल्स दिखा रखी हैं, तो उन पर ऐसे ब्रश के समान ऐसे 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 दिखेंगी। तो ये क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती ताकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़्यादा ऑब्जर्व हो सके, जो भी चीज़ें मतलब वेस्ट नहीं करनी। द कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टाल एंड स्लेंडर सेल्स। एक तो टाल होती हैं, दूसरी स्लेंडर के आकार की होती हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। इसका न्यूक्लियस जो होता है कहाँ पर, बेस में लोकेटेड होता है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। फ्री सरफेस में क्या हो सकते हैं, माइक्रोविलाई हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक के लाइनिंग में पाई जाती हैं एंड इंटेस्टाइन। और जहाँ पर ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करना होता है वहाँ पर इन्हीं सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। लाइनिंग की वजह से अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अगर और आगे इसकी बात करें, इफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया, अगर इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है ऑन देयर फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। तब इन्हें हम क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और mucus in specific direction over the epithelium. They are mainly present in inner surface of hollow organs like जैसे bronchioles हो गया, fallopian tubes हो गया, इस तरह में पाए जाते हैं। इन सभी जो मतलब लिख के रखे हैं ना इसमें, ब्रोंकियोल्स हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, इनमें कौन सी जैसे सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। ब्रोंकियोल्स में क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कौन करता है, ये सीलिया ही तो करती हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब में देखें तो वहाँ पर ओवा को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजना होता है, तो वहाँ पर भी सीलिया ही हेल्प करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड, मतलब स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, इसके लिए सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, बेसिकली टू टाइप से होती हैं। एक तो हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड, जैसे हमारी गोबलेट सेल्स होती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जैसे गोबलेट सेल्स ऑफ दी, यह कहाँ पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर यानी बहुत सारी सेल्स की मिलकर बनी होती है, जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पावरिंग देयर सिक्रीशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसके आगे पढ़ते हैं, पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं ना। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम से भाई क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, तो इसको हमें अच्छे से देख कर जाना है जब भी पेपर देने जाना है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड इसमें देख सकते हो, ये देखो सिर्फ इसी टाइप की सेल्स हैं, सब में इसी टाइप की सेल्स हैं, सब में देख सकते हो सेम ही सेल्स हैं, तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है। अगर इसमें देखें तो इसमें देखो कई तरह की सेल्स दिखाई दे रही ना, कहीं ये कहीं ये कहीं ये कहीं ये, तो ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड है। अगर हम बात करें अब आगे, जो यहाँ पर उसकी मतलब कैसे वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे जहाँ उसका टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक कैसे पहुँचा रही। अगर वो किसी डक्ट या ट्यूब का इस्तेमाल कर रही है, जो भी ग्लैंड है, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। अगर वो बिना डक्ट बिना ट्यूब के
अपने जो भी हार्मोन वगैरह जो भी है उसे अगर उसके रिसेप्टर्स के पास भेज रही है बिना डक्ट के, ब्लड के थ्रू और किसी के थ्रू, तो वो होगी एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसमें मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में नहीं दिया हुआ है। मिक्स्ड ग्लैंड में दोनों ग्लैंड मिक्स्ड होती है, एक तो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों मिक्स्ड होते हैं। तो इसमें आ जाता है जैसे पैंक्रियाज हो गया, हमारे टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गई। पैनक्रियाज में जो लार्जर पार्ट होता है वो 99% होता है, और आइलेट ऑफ लैंगर, तो ये पार्ट जो होता है ये 1% होता है। लैंगर हैन बोलते हैं इसे। अगर हम लोग बात करें वो लार्ज पार्ट की, पैनक्रियाज का जो होता है वो ऐसा ही नहीं होता है, वो 99% होता है। अभी आप लोगों को मुझे पता है यार, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे तो बहुत कम समझ में आएगा। अगर आप लोग यही किसी मतलब बैच से या किसी यूट्यूब के लेक्चर से अगर पढ़ कर दोबारा से एनसीईआरटी रीडिंग करोगे मेरे साथ, तो मैं गारंटी लेता हूँ एकदम भाई एकदम मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा जो भी कुछ है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड आपको समझा चुका हूँ। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, ईयर वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। ये सभी क्यों नलिका का यूज करती है, यानी डक्ट्स का यूज करती हैं किसी प्रोडक्ट्स को दूसरी जगह भेजने में। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स नहीं होती। देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स, इनके प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। एंड आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड पार्टिंग द ग्लैंड। ग्लैंड जिस फ्लूइड में बात कर रही होती है उसी में ये हार्मोन का सिक्रीशन कर देती है। अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें, कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड होती है। जैसे सिंपल एपिथेलियम में या तो ये ऐसी सेल्स होगी क्यूब लाइक, सिंगल लेयर ही होंगी, ये जैसे सिंगल लेयर है, या फिर होंगी कॉलमनार सेल्स होंगी, ये कुछ ऐसी होती हैं ऐसे करके। सभी में न्यूक्लियस होता है, इसमें जो है बेसल पार्ट में होता है न्यूक्लियस, याद रखना है। तो न्यूक्लियस नहीं बना रहा तो ये समझो कि सेल्स में न्यूक्लियस ही नहीं होता। और अगर हम स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें तो वो ऐसे ऐसे करके होती है, लेकिन होती कैसे, सिंगल लेयर में ही। अगर मैं यही कंपाउंड एपिथेलियम की बात करूँ तो ये मल्टी लेयर में होती है। जैसे एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी लेयर हो गई, चौथी लेयर ये हो गई, बहुत सारी लेयर्स होती हैं इसमें। और न्यूक्लियस हर एक सेल्स में ऐसे ऐसे होता है। पेन उतनी अच्छी नहीं है, टिक लग ही नहीं रहा जल्दी जल्दी, तो अभी आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम देख सकते हो आप, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर मल्टी लेयर्ड दिखा रखे हैं सेल्स। ये नीचे जो दिखा रखी है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इसका सिक्रीशन कौन करती है, यही सारी सेल्स इसका सिक्रीशन कर देती हैं। और दूसरी बात, बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब सेलुलर नहीं है, ये विदाउट सेल्स की बनी हुई है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड होती है, ऑफ सेल्स एंड thus has limited role in secretion and absorption. Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. मतलब ये आउटर स्किन में होती है, तो मैकेनिकल किसी ने मान थप्पड़ मारा या कहीं चोट लग गई तो इसमें ये कौन कंपाउंड एपिथेलियम ही तो डैमेज होती है, तो यही तो बर्दाश्त करती है ऊपर का झटका वगैरह सब। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में जो ऊपर की तरफ मॉइस्ट सरफेस होता है ना, उसको यही कवर करके रखती है। और फायरिंग्स हो गया, इनर लाइनिंग हो गया, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स की, दोनों की डक्ट्स की इनर लाइनिंग में पाई जाती है। अब हम जंक्शन पढ़ने वाले हैं। जंक्शन क्या होते हैं, जो मतलब एक दूसरे सेल को कनेक्ट करके रखते हैं। तो जंक्शन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, टाइड जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। एक बात और, अगर आप लोग पढ़ के आए ना तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि इंटरकैलेटेड डिस्क क्या हर एक मसल्स में पाई जाती है, सोच के बताना। तो इसका जवाब है नहीं, इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ हार्ट की मसल्स में पाई जाती है।
वो तो मैं मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, यानी लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। अभी ऐसे ही मन करा तो पूछ लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल सेल्स इन epithelium are held together with little intercellular material. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. समझ रहे हो, मतलब इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, तो इनको जो लिंक करता है वो या तो टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। Three types of cell junction are found in epithelium and other tissues. These are called as tight, adhering and gap. टाइट जंक्शन की बात करें तो ये लीकेज को स्टॉप करता है। अगर अडहेरिंग जंक्शन को बात करें तो ये सीमेंटिंग करता है नेबरिंग सेल्स का। अगर हम गैप जंक्शन की बात करें तो ये सब, हाँ एक बात सुन लो, ये टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, इनमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि नीट में हर एक साल लगभग क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। या तो टाइट से पूछ लेगा, या अडहेरिंग से, या गैप से। गैप जंक्शन की बात करें तो ये फैसिलिटेट करता है दिस सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। अगल बगल के सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। किस लिए कनेक्ट करता है? रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स को। अभी यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो चुका है।